तो इसके पहले हम लोग पढ़े ऊतक, जंतु ऊतक, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, बहुत प्रकार के ऊतक हमारे शरीर में। तो मानव शरीर में, अपने शरीर के बारे में है, हम लोग पढ़ेंगे कि ऊतक मिलता है जब बहुत सारा ऊतक तो अंग बनता है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं मानव शरीर के प्रमुख अंग और उनकी स्थिति और कार्य, यही चीज इसमें हम लोग जानेंगे। तो अंग क्या है पहले जानेंगे, ऑर्गन, व्हाट इज ऑर्गन। अंग क्या है, तो जैसे सिस्टमेटिक हम पढ़े, जैसे कोशिकाओं का समूह मिला तो ऊतक बना, समान उत्पत्ति, असमान या समान रचना, कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह ऊतक। उसी तरह से ऊतकों का बहुत सा समूह आपस में मिलकर के जब किसी निश्चित कार्य को करता है तो उसे हम लोग ऑर्गन या अंग कहते हैं। अब हमारे शरीर के, मानव शरीर के बहुत से अंग हैं। मनुष्य बहुकोशिकीय जंतु है, लेकिन वास्तव में मनुष्य का निर्माण भी एक ही कोशिका से होता है, जिसको जाइगोट युग्मनज कहते हैं। जाइगोट जैसे शुक्राणु और अंडाणु दोनों का निषेचन, जब अंडे का निषेचन शुक्राणु के द्वारा होता है तो उस अंडे से बनता है पहले जाइगोट, जो एक ही कोशिका का होता है। उसी जाइगोट से धीरे धीरे परिवर्तनों के फलस्वरूप बहुकोशिकीय मनुष्य का निर्माण होता है। तो अब बहुकोशिकीय हम लोग हैं, बहुकोशिकीय, तो हमारे शरीर में बहुत सारे अंग पाए जाएंगे। अब यहाँ पर 12 अंगों की बात की जाएगी। 12 अंग मुख्य अंग हैं, यहाँ लिखा हुआ मानव शरीर के प्रमुख अंग, उनके कार्य। अब यहाँ क्या देना है, अंग क्या है, हम लोग क्या, बहुत विभिन्न प्रकार के ऊतकों का समूह आपस में मिलकर संयुक्त रूप से जब किसी निश्चित कार्य को संपन्न करता है तो उसे अंग कहते हैं। अंग का नाम है त्वचा। अब यहाँ देना क्या है, स्थिति माने पोजीशन, या इंग्लिश में भी चाहो तो लिख सकते हो, स्थिति माने पोजीशन, इसको कहें पोजीशन, इसको स्थिति कहते हैं, पोजीशन। दूसरा कार्य या गुण का फंक्शन कर सकते हो या रोल भी कर सकते हो, दोनों कहेंगे। अब यहाँ पर त्वचा, त्वचा हमारे पूरे शरीर पर घेरे हुए है, ये पूरे शरीर का आवरण है, बाहर की कवरिंग है। स्थिति हो गई, क्या कार्य करेगी, क्योंकि त्वचा हमारे शरीर का रक्षक आवरण है पूरे शरीर का। इसके दो लेयर हैं, एपिडर्मिस बाहर का लेयर और एंडोडर्मिस जिसको डर्मिस भी कहते हैं। अब त्वचा में रोम है, रोम क्षेत्र हैं, पसीने की ग्रंथियां वगैरह हैं। तो त्वचा का पहला काम है कि ये शरीर का सुरक्षा करेगा, कार्य में फंक्शन। दूसरा है कि पसीने के रूप में बहुत से उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं उसके साथ मिलकर बहुत से लवण वगैरह होते हैं, वो शरीर से बाहर निकल जाया करते हैं। तीसरा कार्य इसका होगा, ये दाब, ताप, स्पर्श, पीड़ा, ये जो अनुभव हमको कराता है, एक तरह का ज्ञानेंद्रिय है त्वचा, तो अनुभव भी कराती है। दूसरा अंग है आमाशय। आमाशय हम लोगों का भोजन की एक थैली है, अंग्रेजी के अक्षर जे आकार में। अब कहाँ पर है, मुख गुहा से गले में ग्रास नली है जिसको उसोफेगस कहते हैं। ये ग्रास नली यहाँ नीचे तक जाती है तो चौड़ी हो जाती है थैली। ये थैली नुमा रचना है जो हम लोगों के उदर गुहा, जो पेट की गुहा, जिसको पेट कहते हैं, उदर गुहा में बाएं तरफ ये डायफ्राम, हम लोग यहाँ डायफ्राम है, उसी के ठीक नीचे स्थित होता है आमाशय। आमाशय अंग्रेजी का अक्षर जे आकार का होता है। ऊपर का हिस्सा हृदय से लगा रहता है, यहाँ हृदय हम लोग का बाएं तरफ हृदय है, हृदय से लगा रहता है, उसको कहते हैं कार्डियक स्टमक। कार्डियक माने हृदय होता है, कार्डियक स्टमक। बीच का चौड़ा होता है फंडिक स्टमक और पीछे पतला होता है पाइलोरस स्टमक। तो स्टमक हम लोग का स्थित है उदर गुहा में, उदर गुहा में डायफ्राम के ठीक नीचे बाएं तरफ स्थित होता है। इसका कार्य क्या है, यहाँ भोजन इकट्ठा होता है। आमाशय के अंदर उसकी दीवारों में जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्रंथि पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया जाता है जो भोजन को अम्लीय बनाता है। जठर रस में बहुत से एंजाइम हैं जो भोजन को पचाते हैं। आगे हम लोग पाचन की बात जब पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि पेप्सिन है, जठर लाइपेज है, रेनिन है, ये सब एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, लुगदी की तरह करते हैं। उसमें क्रमाकुंचक गति भी आमाशय की भित्तियों में होती है, जिससे भोजन अर्थपचित, अर्थोस कायम कहलाता पचने के बाद, तो आमाशय का कार्य हो गया। तीसरा अंग है अग्न्याशय, पैंक्रियाज। अग्न्याशय हम लोगों की जो ग्रहणी है, यानी आमाशय के बाद जो भोजन की नली है, आहार नली, यू आकार की हो जाती है ग्रहणी। तो आमाशय के नीचे और ग्रहणी जो यू आकार की, उसके बीच में पीले रंग की ग्रंथि पाई जाती है जिसे अग्न्याशय कहते हैं। अग्न्याशय एक बहुत बड़ी ग्रंथि है और मिश्रित ग्रंथि है। अग्न्याशय का कार्य क्या होगा, अग्न्याशय से निकले हुए अग्न्याशय है जिसको पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, उसमें ट्रिप्सिन,
ट्रिप्सिन, अमाइलेज और अग्न्याशयी लाइपेज। ये एंजाइम होते हैं जो ट्रिप्सिन प्रोटीन का प्रक्रिया करता है, प्रोटीन भोजन का पाचन करता है। अग्न्याशयी लाइपेज वसा को पचाता है और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो पहले तो वही पाचन ग्रंथि, पाचन प्रश्न निकलेंगे। दूसरा है अग्न्याशय के भीतर कुछ कोशिकाओं का समूह है जिसे लैंगरहैंस की द्वीपिका है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। उससे कुछ हार्मोन निकलते, जो 10 क्लास में जाओगे तो हार्मोन पहला चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो उसमें बताया जाएगा कि इंसुलिन हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मधुमेह, डायबिटीज रोग से बचाता है। इस तरह से अग्न्याशय की भूमिका हो गई। तीसरा, चौथा अंग हम लोगों का फेफड़ा, लंग्स। फेफड़े वक्ष गुहा में नीचे डायफ्राम के ऊपर हृदय से लगे हुए दोनों दाहिने और बाएं फेफड़े स्थित होते हैं हृदय के बीच में, और डायफ्राम के ऊपर दाहिना फेफड़ा, बायां फेफड़ा। यहाँ श्वास नली गले में है, जो ट्रैकिया श्वास नली कराती है, ब्रांकस होकर दोनों फेफड़ों में चली जाती है। तो फेफड़े की पोजीशन हो गई वक्ष गुहा में पाया जाएगा। ये फेफड़े का कार्य क्या होगा? फेफड़े जो श्वसन अंग हमारे हैं, जितने मेरुदंडी जंतु हैं, स्थलीय जंतु हैं, सबका मुख्य श्वसन अंग हम लोगों का फेफड़ा ही होता है। कुछ जंतु त्वचा से भी करते हैं, कुछ गलपट से, लेकिन मनुष्य की बात हो रही है। मानव के अंग हम जानते हैं, इसलिए हम लोगों का श्वसन अंग है, मुख्य श्वसन अंग है। गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, श्वसन की क्रिया में सहायता करने का काम करता है। मुख्य इसका काम है हृदय, हार्ट, जो हम लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हृदय की पोजीशन है वक्ष गुहा में मध्य से थोड़ा बाएं तरफ हम लोग का थोड़ा सा तिरछा हृदय स्थित है, जिसके बारे में बहुत डिटेल में परिवहन में हम पढ़ाएंगे, इसको बताएंगे। तो हृदय में हम लोग के 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद ऊपर का चैम्बर, 2 निलय। हृदय एक पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। इसमें धड़कन होती रहती है, सिस्टोल, डायस्टोल, संकुचन, शिथिलन। इसके फलस्वरूप रक्त का परिवहन शरीर के विभिन्न भागों में होता है, रक्त परिवहन करने में सहायता करता है। रक्त में मिले हुए पोषक पदार्थ, गैसें, विभिन्न तरह के उत्सर्जी पदार्थ शरीर अंगों तक पहुँचाए जाते हैं। इस तरह से हृदय का बहुत सारा काम है। प्लीहा मानी स्प्लीन एक लगभग हम लोग के आमाशय के नीचे बाएं तरफ, आमाशय के नीचे पैंक्रियास के अगल बगल, पैंक्रियास से थोड़ी सी सटा हुआ हिस्सा उसका होता है। लगभग 12 सेंटीमीटर की एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे स्प्लीन या प्लीहा कहते हैं। पोजीशन हो गई। प्लीहा का क्या काम है? भ्रूणी अवस्था में, मानी शुरू की अवस्था में लाल कणिकाएं प्लीहा में बनती हैं, और मैच्योर होने पर लिम्फोसाइट, जो श्वेत रक्त कणिका एक तरह के, प्लीहा में इसका निर्माण होता है। प्लीहा रक्त को साफ करने का भी काम करती है। जैसे टूटी फूटी रक्त कणिकाएं उसमें विघटित होती हैं, जिससे पित्त रंजक बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, ये पित्त रंजक है। लीवर में भी यही चीज़ बनते हैं, पित्त रंजक का काम करता है। और प्लीहा शरीर को, खून को साफ रखती है, खून को साफ रखने का भी काम करती है। और रक्त कणिकाओं का निर्माण भी होता है, लिम्फोसाइट का भी निर्माण होता है। ये प्लीहा का काम है। वृक्क, किडनी हम लोगों का मुख्य उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जन एक चैप्टर पढ़ेंगे आगे इसी 9 क्लास में। तो वृक्क जो है मुख्य उत्सर्जी अंग है। वृक्क की पोजीशन है, किडनी की पोजीशन, किडनी उदर गुहा में मेरुदंड से लगी हुई, मेरुदंड जो रीढ़ कहती है, मेरुदंड से लगी हुई उदर गुहा में अगल बगल दोनों तरफ, उदर गुहा में नीचे की तरफ स्थित होता है। सेम के बीच की तरह से लाल रंग की किडनी होती है। 125 से 175 ग्राम एक वयस्क व्यक्ति की किडनी का वजन भी होता है। ये किडनी मुख्य उत्सर्जी अंग है। शरीर के भोजन के पचने के बाद विभिन्न तरह के उत्सर्जी पदार्थ है उस किडनी से होकर छन करके मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अच्छा, किडनी हम लोगों के शरीर में जल का संतुलन भी बनाती है। उसकी आप कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियंत्रण, और कुछ हार्मोन्स भी निकालती है। तो परासरण नियंत्रण, ऑस्मो रेगुलेशन यानी जल नियंत्रण का भी काम किडनी करती है। और यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया घुली हुई जल में, ये तमाम जो सल्फर के कुछ पदार्थ, ये उत्सर्जन का काम करती है। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। लीवर का पोजिशन ये जो हम लोग वक्ष गुहा में ज़्यादातर दाहिने तरफ, थोड़ा सा बाएं तरफ, ज़्यादा दाहिने तरफ, ये वक्ष गुहा में स्थित होता है। बहुत बड़ी पाचक ग्रंथि है। एक वयस्क व्यक्ति की लीवर का वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। बहुत बड़ी पाचक ग्रंथि है। इस पर पित्ताशय थैली होती है। लीवर में पित्त का निर्माण होता है। कार्य इसका हो जाएगा। लीवर में पित्त का निर्माण होता है। वो पित्त जो है क्षारीय प्रकृति का होता है, जो पित्तवाहिनी के द्वारा, संयुक्त पित्तवाहिनी के द्वारा ग्रहणी में जाकर के भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है, वसा का इमल्सीकरण करता है। बहुत बड़ा काम है जो पित्त निकलता है। पित्त दूसरी चीज़ है कि लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं
शुरू में, और कुछ विखंडित भी होती है लाल तंत्रिकाएं, विखंडित हो जिससे बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, दो चीज जानोगे, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, ये यकृत की बात करते हैं। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, बिलिवर्डिन नामक पित्तरंजक, ये पित्तरंजक दोनों हैं, पित्तरंजक हैं। ये रक्त कणिकाओं के विसर्जन से बनते हैं जो ग्रहणी में चले जाते हैं। और एक चीज जानो, इसी के कारण मल का रंग पीला भी होता है। ये दोनों पित्तरंजक है, इसी कारण मल जो पीला रंग का होता है इसी कारण। इसलिए जब किसी को जॉन्डिस रोग, पीलिया रोग हो जाता है ना, तो पित्तरंजक ठीक नहीं बनता है, तो मल जो है सादा होने लगता है। ये बहुत बड़ी पहचान है। तो लीवर भोजन की पहचान। दूसरी चीज है, लीवर में एक ऑर्निथिन चक्र चलता है। जब उत्सर्जन बताएंगे तो उसमें थोड़ा सा इस बात को समझने की बात है। ऑर्निथिन चक्र के माध्यम से अमोनिया जो जाती है लीवर में रक्त के परिवहन के माध्यम से, जो विषैली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के यूरिया का निर्माण होता है। तो यूरिया का निर्माण भी लीवर में होता है, जो मूत्र के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। लीवर बहुत ज़्यादा फंक्शन है, लाल कणिकाओं का निर्माण भी होता है, विनाश भी होता है लीवर, और पित्त भी बनाता है, बहुत सारा काम करता है। मस्तिष्क, ब्रेन कहाँ स्थित होता है? ये जो खोपड़ी हम लोग के क्रेनियम, जिसको हम लोग क्रेनियम कहते हैं, क्रेनियम के भीतर हम लोग का ब्रेन स्थित होता है। मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क ज्ञान, बुद्धि, विचार, स्मरण, चिंतन, जितनी क्रियाएं हैं, सोचने समझने का, सब कुछ याददाश्त करने का, शरीर के विभिन्न भागों में संतुलन बनाने का, ये सारा का सारा कार्य मानव मस्तिष्क ही करता है। सोचने समझने, इसके बारे में भी यादें करोगे। रीढ़, रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, ये जो मेरुदंड है, हम लोग मस्तिष्क का सबसे पिछला हिस्सा है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो मेडुला ऑब्लांगेटा के नीचे से शुरू होकर के जो मेरुदंड है, उसमें न्यूरल कैनाल है। न्यूरल कैनाल माने तंत्रिकीय नली। न्यूरल कैनाल के अंदर धागे की जैसी हम लोग के कमर तक पतला फैला, लगभग एक ब्रेस्ट में 45 सेंटीमीटर या 30 इंच लंबा होता है स्पाइनल कॉर्ड, और इसका वजन भी मिलाकर 30 ग्राम होता है। ब्रेन का वजन तो ज़्यादा होता है, करीब 1250 से 1350 ग्राम होता है मस्तिष्क का, इसका 30 ग्राम वजन होता है ब्रेस्ट में। ये स्पाइनल कॉर्ड जो है बहुत बढ़िया फंक्शन करता है। प्रतिवर्ती क्रिया, जो रिफ्लेक्स एक्शन है यानी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन, जैसे छींक आना, हृदय की धड़कन, श्वसन क्रिया की गति, भोजन देकर मुंह में पानी आना, डर का भागना, ये सब तमाम अनैच्छिक बिना इच्छा क्रियाएं होती हैं। उन क्रियाओं का नियंत्रण ये स्पाइनल कॉर्ड ही करता है। 11वां अंग है टेस्टिस, वृषण। ये नर माने मनुष्य का, पुरुष का जनन अंग है, पुरुष का मुख्य जनन अंग है। जनन अंग वृषण कहाँ स्थित है? शरीर के बाहर। शरीर के बाहर वृषण कोश, उसको स्क्रोटल कहते हैं। वृषण को हम लोग कहते हैं वृषण कोश। वृषण कोश को स्क्रोटल सैक कहेंगे, स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक में वृषण कोश में स्थित होता है। शरीर के नीचे झिल्लीनुमा रचना है, उसमें वृषण जो है लटकता रहता है। लेकिन हाँ, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो शरीर के भीतर ही रहता है। एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि शरीर के भीतर ही रहेगा, लेकिन जन्म के साथ साथ, जन्म के एक महीना 2 महीना पहले वो शरीर से बाहर आ जाता है वृषण कोश में। टेस्टिस, तो ये स्थिति हो गई। टेस्टिस के अंदर अनेक शुक्र जनन नलिकाएं हैं, जिसमें शुक्राणु जनन की क्रिया होती है। इसको हम जानेंगे। टेस्टिस में एक क्रिया होती है शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन, इसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा, जिससे शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु ये पुरुष के इकाई है नर जनन की, शुक्राणु बनते हैं। ये शुक्राणु जो है मादा के अंडाणु के साथ क्रिया करके संतान को उत्पन्न करने में सहायता करते हैं। दूसरी चीज है टेस्टिस के अंदर, आगे जब 10th क्लास में आओगे तो उसमें बताएंगे, टेस्टिस के अंदर लेडिक की अंतराली कोशिकाएं हैं। लेडिक की अंतराली कोशिकाएं, उस लेडिक की अंतराली कोशिकाओं में एक हार्मोन बनता है बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है, जितने पुरुषोचित लक्षण है, पुरुषों के जो लक्षण हैं, द्वितीय लैंगिक लक्षण, उसका विकास करने में ये सहायता करता है। लास्ट है अंडाशय, ओवरी। मादा के उदर गुहा में नीचे की तरफ 2 अंडाशय स्थित होते हैं। ये 2 अंडाशय होते हैं मादा में। उनके बगल में फैलोपियन नलिका होती है। गर्भाशय, जो यूटिरस होता है मादा में, गर्भाशय, गर्भाशय के अगल बगल, मादा में गर्भाशय के अगल बगल 2 अंडाशय स्थित होते हैं। अंडाशय में अंडों का निर्माण होता है। अब कार्य इसका हो जाएगा, यह भी एक मिश्रित ग्रंथि है। जैसे वृषण भी एक मिश्रित ग्रंथि है, अंडाशय भी एक मिश्रित ग्रंथि का काम करता है। अंडाशय के अंदर oogenesis की क्रिया होती है, अंड निर्माण की क्रिया, अंडा बनता है।
जो माता जनन की इकाई है, जो शुक्राणु के साथ निषेचन होने पर नए संतान का जन्म होता है। दूसरा चीज़ है अंडाशय में दो चीज़ें हैं, हार्मोन भी से निकलता, बड़ा इंपॉर्टेंट, 18 क्लास का ही चैप्टर में आएगा कि अंडाशय में स्थित कार्पस ल्यूटियम, पीत पिंड एक होता है, कार्पस ल्यूटियम और ग्रैफियन फॉलिकल। तो उसके ग्रैफियन फॉलिकल से इस्ट्रोजेन या ओस्ट्रोजेन हार्मोन निकलता है और उसके कार्पस ल्यूटियम पीत पिंड से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है। दो तरह के हार्मोन आगे पढ़ोगे डिटेल में, लेकिन जानना चाहिए थोड़ा सा कि ये भी अंडाशय का काम है। मुख्य काम है अंडे का निर्माण करना, मादा जनन अंग है। इस प्रकार संक्षेप में मानव शरीर के 12 अंग, उनकी स्थिति, उनका कार्य।